बेटा जो बच्चे भी आज क्लास में मौजूद हो, प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि आप कहां से हमें ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ऑल्दो आप ओरिएंटेशन सेशन जब रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो सारी प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगी। वन लास्ट टाइम, हम बेसिक केमिस्ट्री का सेक्शन कर रहे हैं एवरीबॉडी, और इसमें 4 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। द लास्ट चैप्टर वी डिड इन द प्रीवियस क्लास वाज स्पीड ऑफ रिएक्शन, और इसी के आज हम पास पेपर्स को गो थ्रू करेंगे। तो आज के सेशन में हम दो चीजें करने वाले हैं। मैं आपको 10 से 15 सवाल, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो मैं कम सवाल कराऊंगा, वरना सारे मैं ही करा दूंगा, फिर आप क्या करोगे। तो कम से कम 10 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन मैं आपको स्पीड के दिखाऊंगा। जो बच्चे लास्ट क्लास में मौजूद थे, इंशाल्लाह आप देखोगे कि हालांकि आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी रिलेट कर पाओगे, अगर तुम्हें वो ग्राफ्स याद हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुए थे। और उसके बाद फिर मैं तुम्हें नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं बता चुका हूं कि स्पीड का चैप्टर, और उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन का चैप्टर, और उसके बाद रिडॉक्स का चैप्टर। बेटा ये 3 चैप्टर्स का पूरा एक सेक्शन है, बैक टू बैक आ रहे हैं चैप्टर। स्पीड हम कर चुके हैं, इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस, उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अब हम स्पीड में क्या क्या कर चुके हैं अपनी स्क्रीन पर आपको गो थ्रू कराते हैं। बेटा हम स्पीड में सबसे पहले स्पीड डिफाइन कैसे करते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से अपरेटस होने चाहिए, उसके बाद उसके रिलेटेड कोई एग्जाम क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे आपसे। फिर उसके बाद चैप्टर की थ्योरी बेटा यहां से शुरू हुई थी, जो टॉपिक मेजर था दैट वाज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने हमें क्या बताया था, ऑनलाइन वाले बच्चों पार्टिसिपेट करते जाना। कोलिजन थ्योरी ने हमें बताया था कि केमिकल रिएक्शन उस वक्त होता है जब पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। इतने बच्चे हो, आवाज क्यों नहीं आ रही। पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब तक पार्टिकल्स कोलाइड नहीं करेंगे रिएक्शन होगा ही नहीं। हमने एग्जांपल बना के दिखाई थी कि अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंटेनर्स में अलग अलग रखेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल क्या नहीं कर पा रहे, कोलाइड नहीं कर पा रहे। अच्छा जी, फिर पार्टिकल्स को एक ही कंटेनर में कर दिया था तो वो क्या करने लगे थे, कोलाइड करने लगे थे। यस और नो। अब जब कोलिजन करने लगे थे तो हमने क्या बताया था बेटा, कोलिजन कितने टाइप का होता है ऑनलाइन वाले बच्चों, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ रहे हो बस यूं समझ लो, जो जोरदार कोलिजन है, हाई एनर्जी कोलिजन है, वो इफेक्टिव है, और जो कमजोर कोलिजन है, हल्के से हो रहा है, वो क्या है, नॉन इफेक्टिव है। तो हमने क्या पढ़ा था, रिएक्शन किस वजह से होगा, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव की वजह से, इफेक्टिव की वजह से। यानी जो जोरदार कोलिजन होते हैं, जो तगड़े कोलिजन होते हैं, जो हाई एनर्जी कोलिजन होते हैं, उससे रिएक्शन होगा। और जब हाई एनर्जी कोलिजन ज्यादा होंगे तो स्पीड भी ज्यादा होगी। दैट वाज द आइडिया। फिर मेरा बच्चा, हमने इसी थ्योरी के बेसिस पर 5 फैक्टर्स कवर करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बरकत से, आपके इंटेंट से, आपकी सीरियसनेस से हमने 2 ही सेशंस में इसको निपटा दिया। हमने 5 फैक्टर्स डिस्कस करने थे, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, फैक्टर ऑफ प्रेशर, साइज ऑफ द पार्टिकल, कैटलिस्ट और कॉन्सेंट्रेशन, कि ये 5 फैक्टर्स स्पीड पर कैसे इफेक्ट करते हैं। तो मेरे बच्चों, टेम्परेचर मैं क्विकली याद दिला देता हूं सबके लिए। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ती है। रीजन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है। जब पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है तो उनका कोलिजन भी तेज हो जाएगा, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, प्रेशर से क्या होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर से पार्टिकल्स जो दूर दूर होते हैं उनको आप करीब ले आते हो, है ना भाई, डायग्राम बनाई थी ना जगह पर। प्रेशर लगाने से जो पार्टिकल्स दूर दूर थे उनको आप क्लोज ले आए। एक पार्टिकल दूर दूर थे तो कम टकरा रहे थे, करीब आ गए तो ज्यादा टकराएंगे। यस और नो, कॉमन सेंस है। पार्टिकल्स दूर दूर थे तो कम टकरा रहे थे, कम टकरा रहे थे तो स्पीड भी कम थी, कोलिजन्स कम हो रहे थे। लेकिन जब करीब लेकर आ गए तो टकराव बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ गई। फिर तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था साइज। साइज में हमने जो बात, और पास पेपर में भी आपको बार बार रिपीट होता हुआ नजर आएगा ये कंसेप्ट, कि अगर साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ा होगा, अगर साइज ऑफ द पार्टिकल बड़ा होगा तो कम पार्टिकल्स हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल छोटे छोटे होंगे तो ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में अगर हम बड़े बड़े टेबल्स लाके रख दें तो कम टेबल्स आएंगे, लेकिन छोटे छोटे लाकर चेयर्स रख दें तो ज्यादा चेयर्स आ जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। तो अगर साइज ऑफ द पार्टिकल ज्यादा होगा, बड़ा साइज होगा, तो उसके कम पार्टिकल्स रिएक्शन में कोलाइड करेंगे। लेकिन अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स यूज करेंगे, साइज को रिड्यूस कर देंगे, तो ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड कर पाएंगे, और जब ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे तो स्पीड भी ज्यादा होगी। ये हमने बात की थी कि सॉलिड पीस ऑफ मैग्नीशियम तेज रिएक्ट करेगा या पाउडर्ड मैग्नीशियम तेज रिएक्ट करेगा बेटा, पाउडर्ड मैग्नीशियम। सॉलिड मैग्नीशियम बड़ा पीस होगा, लेकिन उसको कूट कर अगर पाउडर में कन्वर्ट कर लिया तो वो रिएक्शन तेज कर पाएगा, क्योंकि मोर पार्टिकल्स विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। सारी एक्सप्लेनेशन बेटा हमने क्लास में लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद फिर एक और फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा था बेटा, कैटलिस्ट का।
जिस बच्चे ने पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, उसके लिए पास पेपर सेशन बड़ा फ्रूटफुल होने वाला है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है पास पेपर्स करने से। और मेरा कराने का मकसद जस्ट टू गिव आइडिया है कि आपको जो पढ़ाया गया वो कैसे आ रहा है और क्या हमने वैसे पढ़ा। उसके बाद अगर आप खुद नहीं कर रहे, क्वेरीज नहीं पूछ रहे, तो मेरे बच्चे फिर मजा नहीं है। तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है, तो हमने क्या पढ़ा था, कैटलिस्ट सेल लगा देता है। सेल लगा देने का मतलब क्या था कि एक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी 100 की, उस रिक्वायरमेंट को 50 पे ले आया। यस और नो, यही कंसेप्ट था ना, डिस्काउंट का कंसेप्ट था कि अगर एक रिएक्शन में कोलेजन होता 100 जूल्स वाला तो वो इफेक्टिव था। कैटलिस्ट वो एजेंट होता है जो उस रिक्वायरमेंट को नीचे लेकर आ जाता है। अगर मेरे पास पहले 1000 रुपए थे और मैं एक चीज नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि वो 2000 की थी, कैटलिस्ट उस चीज को क्या करता है, 2000 से 1000 पे ले आया, अब मैं वो चीज खरीद पाता हूं। तो हमने कहा था कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। यस और नो बेटा, कैटलिस्ट लोअर्स दी, जी हाँ, हुनैन आगा नूर वाली एग्जांपल दी थी मैंने, बिल्कुल ठीक है ना। कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी जब लोअर होती है तो पार्टिकल्स का जो कोलिजन्स का प्रोपोर्शन होता है इफेक्टिव, वो बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद मेरे बच्चे हमने आखिरी फैक्टर डिस्कस किया था, क्या नाम था आपका, अब्दुल हबीब, आप तो आ रहे हो, पिछली क्लास में नहीं आए थे आप क्या, आए थे, लास्ट क्लास वो फर्स्ट क्लास, तो ये तो पढ़ के गए थे ना, तुम उस दिन थे ना। अब उसके बाद लास्ट फैक्टर क्या पढ़ा था बेटा हमने, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का आसान लफ्जों में मैंने कहा था, इसका सेंस अमाउंट वाला पकड़ के चलो। तो अमाउंट जब कम होती है, पार्टिकल जब कम होते हैं तो कोलिजन भी कम होगा। पार्टिकल बढ़ा दोगे तो कोलिजन भी, जब कोलिजन बढ़ जाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी। दिस इज अ वेरी क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डिड इन द प्रीवियस चैप्टर। असल जो गेम थी ना मेरी जान के टोटे, वो ये ग्राफ की थी। और आज आप देखेंगे कि ग्राफ आपको पास पेपर में नजर आएंगे, खासतौर पे एमसीक्यू के अंदर। और मैंने आपको कहा था कि ग्राफ बच्चों को रुला देते हैं क्योंकि कितने सारे वेरिएशन है, ये सब थोड़ी रट्टा मार सकते हैं आप। आपको 3 बातें याद में रखनी थी। क्या 3 बातें याद रखनी थी, कि बेटा रिएक्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है, भाई 3 बातें टोटल याद रखनी थी। रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज, ऑनलाइन वालों, रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज। तो रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे करके नीचे आएगा हमेशा। रिएक्टेंट की अमाउंट शुरू होगी टॉप से और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते जीरो हो जाएगी। और बेटा प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनेगा, मैं याद दिला देता हूं, रिएक्टेंट का ग्राफ ऐसे करके बनेगा, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे करके बनेगा। प्रोडक्ट ऊपर जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा। ये 2 बातें थी, आपको देखते ही पहचान में आना चाहिए कि रिएक्टेंट का ग्राफ है या प्रोडक्ट का। और दूसरा फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जिसकी वजह से तुम इंशाल्लाह इस ग्राफ में गलती नहीं करोगे, वो था इसका स्लोप। स्लोप कि जितना स्लोप स्टीपर होगा, इसका मतलब उतनी स्पीड क्या है, ज्यादा है। क्या मतलब, अगर मैं तुम्हें एक ग्राफ दिखाता हूं यूं करके, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, और एक ग्राफ दिखाता हूं तुम्हें यूं करके, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक ग्राफ दिखाता हूं तुम्हें यूं करके, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इसमें सबसे गहरा स्टीपर स्लोप किसका है, 2 का। सबसे स्टीपर का मतलब क्या है बेटा, सबसे वर्टिकल कौन है, क्लोज टू वाई एक्सिस कौन है सबसे ज्यादा क्लोज टू वाई एक्सिस, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो मालूम हुआ बिलाल, इसकी स्पीड सबसे, तुम तो पढ़ चुके हो ये, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। क्या नसीब पाया तुमने, तो इसके पास पेपर भी किए हैं मेरे साथ, है ना। सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी बेटा, सबसे कम किसकी होगी इसमें, 3 की। सबसे कम किसकी होगी, 3 की। नहीं आई बात समझ में, स्लोप को देखकर बताना है, जितना ज्यादा स्टीपर स्लोप है उतनी स्पीड ज्यादा है। तलहा थोड़ा सा बाहर निकलो, नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, इसी तरह प्रोडक्ट में देखो, अगर हमारे पास एक ये ग्राफ है और एक हमारे पास ये ग्राफ है, जी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, यस और नो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, किसका स्लोप ज्यादा है बेटा, किसका स्लोप ज्यादा है, 2। क्लोज टू वाई एक्सिस देखना है यजान, क्लोज टू वाई एक्सिस कौन है भाई, 2 है। तो 2 की स्पीड ज्यादा होगी और 1 की स्पीड स्लो होगी। लेकिन अगर एक ग्राफ हमारे पास यूं आ रहा है और एक ग्राफ हमारे पास यूं आ रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अब किसकी स्पीड ज्यादा है भाई, अभी भी 2 की स्पीड ज्यादा है। क्यों 2 की स्पीड ज्यादा है, क्योंकि 2 का जो ग्रेडियंट है वो बहुत ज्यादा स्टीपर है। देखो क्लोज टू वाई एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस से क्लोज होगा स्टीपर। तो फिर 1 ऊपर क्यों जा रहा है सर, तो 1 में अमाउंट ज्यादा बन रही है। लास्ट क्लास में करा के गया था ना, ये देखो, ये ग्राफ करके गए थे हम लोग कि स्पीड इसकी ज्यादा है और अमाउंट जो है वो इन दोनों में ज्यादा बन रही है, क्योंकि जितना ऊपर जा रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट उतना ज्यादा फॉर्म हो रहा है। और सर ऐसा कब होगा, मैंने करके भी दिखाया था कि अगर मैं 2 ग्राम पाउडर ले लूं मैग्नीशियम का तो ये तेज रिएक्ट करेगा, और अगर 4 ग्राम में सॉलिड मैग्नीशियम लूं, मुझे बताओ भाई नए वाले बच्चों, पाउडर तेज रिएक्ट करेगा क्या सॉलिड, हाँ भाई 1 2 3 4, पाउडर तेज रिएक्ट करेगा या सॉलिड,
पाउडर तेज रिएक्ट करेगा। लेकिन देखो इसका 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम से प्रोडक्ट कम बनेगा और 4 ग्राम से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो आपने क्या देखा, पाउडर वाला जो रिएक्शन है वो तेज तो होगा लेकिन उसमें प्रोडक्ट कम मिल रहा है, जबकि सॉलिड पीस में रिएक्शन स्लो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। तो ये सारी बकवासात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। लेट मी टेक यू टू द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर की थ्योरी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बच्चों वाली थ्योरी है। जो तुमने क्लास में ये बकवासात लिखी हैं, रीजन हाईलाइट करके, खुदा के बंदे इसमें जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट्स, अगर तुम्हारे वो पॉइंट मिसिंग हुए ना फिर तो तुम्हें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम हर रीजन में वो पॉइंट लिख रहे हो सही, जो हाईलाइटेड है, टेम्परेचर में क्या पॉइंट था, प्रेशर में क्या पॉइंट था, बस फिर आगे 2-2 नंबर के रीजन आते हैं, मैक्सिमम 3 नंबर का रीजन आता है, तो ये 3 आउट ऑफ 3 का वाला मार्क है। असल जो गड़बड़ है वो एमसीक्यू में। आए एमसीक्यू करते हैं, कुछ एमसीक्यू देखते हैं। ओके, हमारे पास चैप्टर आ गया रेट्स ऑफ रिएक्शन। आज के बाद जिन लोगों के पास हार्ड कॉपीज नहीं है अभी तक पास पेपर्स की, पास पेपर नोट्स ऑलरेडी हार्ड कॉपी आ चुकी हैं, आप जुरकंडन से बोल के ले लें। और इसके अलावा वर्कशीट मैं गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड करा दूंगा। आज की क्लास के बाद ये होमवर्क है, और याद रखिए लास्ट टाइम होमवर्क ना करने वालों को क्लास से फारिग किया गया था, तो आज इस दफा और सख्ती की जाएगी अगर आप होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं करेंगे। मैं 10 से 15 सवाल कराने की कोशिश करता हूं एंड देन आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू चैप्टर। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल आ गया, गौर से देखेंगे, कुछ चीजें नई सीखने को भी मिलेगी एंड आई वांट एवरीबॉडी टू फोकस। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बकवास नहीं चाहिए, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। द डायग्राम शोज द apparatus यूज्ड टू मेजर द, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, अभी क्योंकि तुम लोगों ने एसिड बेस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो रिएक्शन लिखना तुम्हें शायद आसानी से ना आए, तो मैं थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देता हूं। जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड HCl के साथ, तो कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रो सॉरी कैल्शियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन तुम एसिड बेस के बाद लिखना सीख जाओगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा फैसिलिटेट कर देता हूं कि जिस रिएक्शन की वो बात कर रहा है, कौन से रिएक्शन की बात कर रहा है बेटा? कि कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा, बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन आपने मेजर किया है किसके दरमियान? कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट HCl के दरमियान। अब कहता है द मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट इज मेजर्ड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो यहां देखो दिखाया हुआ इसने कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या डाला हुआ है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नीचे क्या लिखा हुआ है? रखा हुआ है बैलेंस। मास को मेजर करने के लिए क्या रखा हुआ है? बैलेंस। अब क्या कहता है कि हमने मास को क्या किया? मुसलसल मेजर किया थ्रू आउट द इंटरवल। अब कहता है विच ग्राफ शोज हाउ द मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट्स चेंजेस विद टाइम। कौन सा ग्राफ ये बताता है कि भाई मास जो फ्लास्क में है वो कैसे चेंज हुआ होगा? मैं आपके लिए आसान कर देता हूं बेटा, याद रखें, जिस रिएक्शन में भी गैस बनती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस रिएक्शन में भी गैस बनती है, क्या इस कंटेनर को हमने सील किया है? नहीं किया। क्या लगाया हुआ है? कॉटन वूल। सील करते तो क्या लगाते? रबर कॉर्क लगाते। सिर्फ कॉटन का वूल लगाया हुआ है जो डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस रिएक्शन में जो गैस बनेगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर अंदर का मैटर लीक कर जाएगा तो मास कम हो जाएगा। तो यू हैव टू सिलेक्ट अ ग्राफ जिसमें मास क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। ये वो उस ग्राफ नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है, ये ग्राफ सिचुएशनल ग्राफ है। दोबारा समझिएगा, मैं साफ सुथरा करके सबको समझा दूं, मुझे कोई बच्चा भी ऊट पटांग कंफ्यूजन में नहीं चाहिए। सवाल में उसने एक रिएक्शन का रेफरेंस दिया था, दोबारा देख लें। रिएक्शन का रेफरेंस था जिस रिएक्शन में सर ने आपको बताया क्या बनेगी? गैस। कैसे पता चला? ये आपके सिलेबस का रिएक्शन है जो आप एसिड बेस में पढ़ेंगे कि जब कोई कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। पहला सवाल है, आइंदा आएगा तो आसानी से कर लोगे। अब क्या कहा उसने? एक डायग्राम लगाई हुई है, एक सेटअप दिखाया हुआ है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है एज यू कैन सी इन द डायग्राम, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको नजर आ रहा है, नीचे बैलेंस रखा हुआ है। अब उसने कहा हमने मास मेजर किया है थ्रू आउट। थ्रू आउट क्या मेजर किया है? मास मेजर किया है एक्सपेरिमेंट में। सवाल था विच ग्राफ करेक्टली शो हाउ मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट्स चेंजेस विद द टाइम। तो मैंने क्या बताया, किसी भी रिएक्शन में इररिस्पेक्टिव अगर गैस बन रही हो और उसे सील नहीं करोगे तो गैस क्या होगी? लीक हो जाएगी। और गैस लीक होने से मैटर जो था वो लीक हो गया, तो मास क्या हो जाएगा? कम। मास क्या हो जाएगा? कम। लेकिन क्या मास जीरो हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। मास कम तो होगा लेकिन मास जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रिमूव होगी ना, ये निकल जाएगा, ये तो कंटेनर में ही रहेगा। भाई ये गैस है, ये लीक आउट हो जाएगी, ये दोनों तो कंटेनर में ही रहेंगे।
तो मास में कमी आएगी, मास जीरो नहीं होगा। आए देखते हैं कौन सा ग्राफ दिखा रहा है। तो आप देखें पहला वाला सवाल देखें, पहला वाला ग्राफ देखें तो आपको नजर आ रहा है इसमें ये नीचे लाते 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 बिल्कुल जीरो पे ले गया है। दिस इज इनकरेक्ट। कौन सा बच्चा इसको करेक्ट करेगा? जिसने चैप्टर में ग्राफ चैप्टर वाला रट्टा लगाया हुआ होगा और सवाल उसकी समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा हाँ ये वाला ग्राफ देखा देखा लग रहा है, ये तो रिएक्टेंट के हिसाब से ग्राफ है। यस और नो? ये ग्राफ किसके हिसाब से है बेटा, बोलो? रिएक्टेंट के हिसाब से है। यस और नो? यहां पर तो उसने क्या कहा है, हाउ विच ग्राफ करेक्टली शो हाउ द मास ऑफ द फ्लास्क एंड द कंटेंट चेंजेस विद टाइम। वैसे भी अगर तुम्हें अंग्रेजी आती है, क्या मास ऑफ फ्लास्क जीरो हो सकता है? अगर आप कहोगे सर नहीं तो रिएक्टेंट, मास ऑफ फ्लास्क जीरो हो सकता है? उसने क्या कहा है, अंग्रेजी में लिखा है, चाइनीज नहीं कही, मास ऑफ फ्लास्क एंड कंटेंट को मेजर किया हुआ है और डायग्राम में भी फ्लास्क ऊपर रख के दिखाई है, तो जीरो आ सकता है क्या आंसर? जीरो तो आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो अभी मुझे कमेंट में ए नजर आ रहा था गधों, उसके बाद बी देखो, बी गलत होगा या नहीं होगा? बी में भी सेम मिस्टेक हो रही है। क्या हो रहा है बेटा, मास रिड्यूस होते 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 कहां जा रहा है, जीरो पर। हमने कहा मास डिक्रीज होगा, जीरो नहीं होगा। यहां डी में देखो, डी में भी सेम मिस्टेक है, मास क्या हो रहा है, जीरो। एक बार क्रैक कर लो ना समझ के, आइंदा के लिए मुश्किल नहीं होगा। अभी इस तरह से कोई सवाल आएगा फटाक से आंसर बता दोगे। मेरे बच्चे सी को देखो जरा गौर से, मोहब्बत की निगाह से। सी में कुछ दिख रहा है? सी में मास डिक्रीज हुआ है और फिर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि जितनी गैस निकलनी निकल गई और अपने साथ मास को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। उसके बाद मास क्या हो गया बेटा, बोलो? कांस्टेंट हो गया। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? क्लियर है बेटा? चल अच्छा, दरमियान में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं वर्कशीट में बता देता हूँ कि फला चैप्टर का है, फला चैप्टर का है, तो अक्सर बच्चे उसमें परेशान हो जाते हैं। आपने जो पढ़ा हुआ है आपको पता चल जाएगा पढ़ा हुआ है। अब अगला सवाल देखते हैं, लाइमस्टोन। अच्छा बेटा, मुझे बता दो किसी को, क्योंकि पहला सवाल ही बड़ा अच्छा और खानदानी आ गया था, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस सवाल में? ऑनलाइन में से भी बता दो। युवराज, कॉटन वूल क्या कह रहे हैं, का कोई रीजन है? भाई रीजन यही है, कॉटन वूल क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि गैस एकदम से ना निकले, स्लो स्लो करके निकले। अगर मैं कॉटन वूल की जगह कुछ और लगाऊंगा तो गैस निकलेगी नहीं। कॉटन वूल लगाते इसलिए ताकि गैस स्लो स्लो क्या करती रहे, निकलती रहे। इज दिस क्लियर? अच्छा सर, फिर लगाने की जरूरत क्या है? तो भाई इसलिए लगा देते हैं ताकि अगर कोई छींटे वीटे आ रहे हैं तो वो कॉटन वूल पे आएंगे, आपके मुंह पर नहीं आएंगे। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? भाई मुंह से बोलो ना, बात समझ आ गई? चल, सिला अयूब जागी है, वाई सी। सिला आपको क्या लग रहा है, फिर सी नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए सिला? सिला जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने टहल टहल के दी है। स्टिल व्हाई आर यू कंफ्यूज अबाउट सी? रिएक्शन में क्या सीखा हमने, जब भी किसी रिएक्शन में गैस बनेगी तो मास क्या होगा, क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि गैस क्या हो जाएगी, बोलो? गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन क्या वो मास जीरो हो जाएगा? वो मास कभी भी जीरो नहीं होगा। इज दिस क्लियर? शहर बानो, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास मेरा बच्चा, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी ऑफ एनी बेनिफिट, क्योंकि मैं अभी एक ऑलरेडी एक चैप्टर के पास पेपर्स करा रहा हूं। आप क्लास में रुको, सेकंड हाफ में मैं नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगा, जब तक आप रुको। वो क्लास बंद हो गया बीच में, क्लास बंद हो गया बीच में। चल, अब जो बंद हो जाया करे तो बेटा उसको फिर रिकॉर्डिंग में सुना करो। फिर ये 73 बच्चा ये बैठा हुआ है, 100 बच्चों की क्लास चल रही है, मेरी जान तुम्हारा इंटरनेट चला गया, अब मैं खींच कर वापस आ रहा हूं तुम्हारे लिए, तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो। लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लाइमस्टोन वही होता है, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्ट किससे कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। चेंजिंग विच रिएक्शन कंडीशन डज नॉट अफेक्ट द रेट। कौन सी कंडीशन चेंज करने से स्पीड पर, रेट पर फर्क नहीं पड़ेगा? चलें जी देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से स्पीड पे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है, फैक्टर्स पढ़े ना आपने। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से स्पीड पे फर्क पड़ता है, यस और नो? अच्छा जी, पार्टिकल के साइज चेंज करने से स्पीड पे फर्क पड़ता है, यस और नो? बिल्कुल पड़ता है। टेम्परेचर चेंज करने से स्पीड पे फर्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन प्रेशर में क्या पढ़ाया था कि प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पर होता है, गैसेस पर। किस पर होता है, गैसेस पर। क्या लाइमस्टोन गैस है? क्या लाइमस्टोन गैस है? नो। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है? नो। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या क्लास में पढ़ा है हमने, प्रेशर का इफेक्ट सिर्फ किस पे होता है, बोलो? हेडिंग के साथ लिखा था, क्या लिखा हुआ है सर, वो देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है सर, प्रेशर ओनली फॉर गैसेस, नो इफेक्ट ऑन सॉलिड और लिक्विड। यस और नो? तो अब जब आपके पास सवाल आया जिसमें आपको
सवाल में कहा गया था कि भाई लाइमस्टोन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो इसमें कोई गैस नहीं है, तो इसमें प्रेशर का कोई इफेक्ट बोलो बच्चों नहीं होगा। समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है, ओके। अब जैसे ये कैटलिस्ट आ गया, अब कैटलिस्ट इस चैप्टर में हमने एग्जांपल के तौर पे नहीं पढ़ा। जब मैं आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा दूंगा, सारी एग्जांपल कैटलिस्ट की आप कर लेंगे, फिर आप कोई भी सवाल कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, अभी आगे चलें। ओके, ये रिवर्सिबल, अच्छा, इस क्योंकि मैंने आपको शायद शुरू में ही बताया था कि ये चैप्टर रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, ये मर्ज हुए हुए चैप्टर है। तो बेटा ये वाला जो रिएक्शन आ रहा है जिसमें एरो आपको डबल नजर आ रहा है, ये देखो डबल एरो नजर आ रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन के क्वेश्चन है। तो अब जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर आपको करा दूंगा, देन आप फिर इसको करेंगे, क्योंकि इसको करने का तरीका मुख्तलिफ है। ठीक है जी, आगे चलें। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो आ रहा है उसको उड़ा दें, बल्कि यहां पर आप शायद कर पाओगे, क्योंकि क्या लिख रहा है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। हम ऑलरेडी जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी किससे डिक्रीज होती है जी, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ किससे डिक्रीज होती है, द ओनली थिंग विच डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी इज कैटलिस्ट। तो यहां चूंकि कैटलिस्ट का इफेक्ट सब जगह एक जैसा होता है, तो ये आप कर सकते थे। आगे चलो, द यूजुअल कंडीशंस फॉर द हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस कोई प्रोसेस होता होगा, वैसे मुझे पता है, मैं बता देता हूं, आपको ना भी पता हो तब भी चलेगा। सवाल इस बारे में नहीं है कि प्रोसेस कौन सा है। कहता है हेबर प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। इसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, सब लिख के दिया हुआ है। कहता है विच चेंज इन कंडीशन वुड गिव द रिएक्टेंट मोर एनर्जी। कौन सी कंडीशन चेंज करेंगे जिससे रिएक्टेंट्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बेटा एनर्जी सिर्फ एक ही फैक्टर से बढ़ती है। क्या कैटलिस्ट से एनर्जी बढ़ती है? नो। क्या प्रेशर से एनर्जी बढ़ती है? नो। क्या टेम्परेचर, क्या साइज से एनर्जी बढ़ती है? नो। क्या साइज बढ़ाने कम करने से एनर्जी में फर्क आता है? नहीं। सिर्फ एक ही फैक्टर था जिससे एनर्जी चेंज होती है, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। तो भाई साहब ने क्या सवाल पूछा कि विच चेंज इन कंडीशन वुड, बोलो, गिव द रिएक्टेंट्स मोर एनर्जी। तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है जिससे एनर्जी बढ़ती है। अभी मैंने करके भी दिखाया, जब पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। यस और नो? बात समझ आ रही है, ऊपर से जा रही है? अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। रिवर्सिबल रिएक्शन में आ रहा है अगले चैप्टर में पूरा प्रोसेस आ रहा है, टेंशन नहीं। स्कूल में पढ़ा नहीं है तुमने क्या रुपए? अभी मैं पढ़ाऊंगा, आएगा सब, आएगा। हाउ डज, ओके बेटा, फिर देखो देखो ये होता है टॉपिकल करने का फायदा। जब एक चैप्टर ढंग से पढ़ा है, फ्रेश फ्रेश करके हो ना पास पेपर, अभी तुम बोलोगे सर ये आता है ये, और यही तुम साले पढ़ो नहीं, या तुम्हें समझ में ना आए, या 2 महीने बाद खुद करने बैठो, घंटा तुम्हें समझ में आएगा इसमें। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। भाई अभी जो पूरा था, पूछा था कैटलिस्ट कैसे करता है स्पीड इंक्रीज, बोलो भाई। क्या वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है? नो। क्या स्पीड ऑफ द पार्टिकल को बढ़ा देता है? नो। क्या वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है? नो। कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट को नीचे ले आता है। जल्दबाज बच्चा क्या करता, वो इसको टिक लगा के चला जाता कि कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। और भाई कैसे बढ़ाता है, इट लोअर्स दी, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। यस और नो एवरीबॉडी? चलो ऑनलाइन वालों बोलते जाओ बेटा। अच्छा, कैटलिस्ट के क्वेश्चन मैं इस वर्कशीट पे जब दोबारा वापस आऊंगा, जब आप अगला चैप्टर पढ़ पाओगे, तो फिर ये कैटलिस्ट वाले मसले आपको ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कैटलिस्ट की एग्जांपल्स हमने नहीं पढ़ी है अभी तक। कैटलिस्ट की एग्जांपल्स, क्योंकि कैटलिस्ट इस चैप्टर का टॉपिक था। कैटलिस्ट की एग्जांपल के प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट कहां यूज होता है, निकल एज अ कैटलिस्ट कहां यूज होता है, ये सारी डिस्कशन ट्रांजिशन मेटल्स के चैप्टर में आती है। अगर आपने स्कूल में पढ़ाओ तो ट्रांजिशन मेटल में आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट कहां यूज होता है, कौन सा कैटलिस्ट कहां यूज। तो ऐसे क्वेश्चंस को फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा। कैन यू प्लीज हाउ मेनी मिनट शुड बी स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन इन पेपर 2? बेटा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मैम। तो केमिस्ट्री में जो शुरू के क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के, वो तो 5-7 मिनट में हो जाते हैं। तो केमिस्ट्री में टाइम का मसला नहीं होता, थ्योरी पेपर में टाइम का, जिसको पेपर आता होता है 50 मिनट में हो जाता है। मैं आपको ईयरली पास पेपर पूरा समझा के कराऊंगा 1 घंटे में हो जाएगा, जबकि आपको 1 आवर 45 मिनट मिलते हैं एग्जाम में। तो केमिस्ट्री का पेपर आता हो ना, टाइम का मसला नहीं हो, जिसको नहीं आता उसके लिए मसला है टाइम का। केमिस्ट्री के पेपर में इतना लिखना थोड़ी होता है कि आपको टाइम बहुत लगता है। 1 आवर 45 मिनट होता है आपका जीसीएसई में, और आईजीसीएसई में 1 आवर 15 मिनट होता है, लेकिन वो पेपर आसान होता है। तो केमिस्ट्री में टाइम का मसला नहीं होता, तो टाइम छोड़ दें। हाँ, आपको नहीं आता हो और सोचे जा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं कि यार आ जाए, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, यूं यूं कर रहे होते हैं, तो फिर आपको दो नहीं 200 साल भी कम है आपके लिए। ठीक है, अच्छा चलो ये सवाल देखते हैं। दी फॉलोइंग चेंजेस कुड बी मेड, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। दी फॉलोइंग चेंजेस could be made to the conditions in the reaction between zinc and hydrochloric acid. जिंक का किसके साथ रिएक्शन है बेटा?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। कह रहे हैं फॉलोइंग चेंजेस की जा सकती हैं, कौन कौन सी? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, जल्दी से बताओ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बोलो भाई, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे स्पीड बढ़ेगी। इंक्रीज इन पार्टिकल ऑफ द साइज, साइज ऑफ द पार्टिकल, जी साइज बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी कम हो जाएगी? साइज बढ़ाने से स्पीड कम हो जाएगी। हमने क्या कहा था, पाउडर की स्पीड ज्यादा होती है, तो यहां पर स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, कम। फिर इंक्रीज इन प्रेशर, हाँ भाई प्रेशर का इफेक्ट होगा, जिंक सॉलिड होता है, HCl लिक्विड होता है, क्या प्रेशर का इफेक्ट होगा बेटा? नो। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी। अब सवाल क्या है, विच पेयर ऑफ चेंजेस विल इंक्रीज द रेट, कौन कौन से फैक्टर से इंक्रीज हुआ रेट? 1 and 4, तो आंसर क्या हो गया बेटा? बी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन अभी मैंने बताया था, अमाउंट का सेंस पकड़ के चलो कि अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट। तो अमाउंट जब बढ़ाएंगे तो पार्टिकल ज्यादा होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो कोलाइड ज्यादा करेंगे, कोलाइड ज्यादा करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, यस और नो? बेटा कुछ समझ आया, ऊपर से जा रहा है, कुछ थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो? हजरत वाला पीछे, सोम्या, जितना पढ़कर गए हो उस बेसिस पर रिलेट होना चाहिए। क्लियर है भाई? बिलाल भाई, हाँ भाई, जैजान कुछ पल्ले पड़ रहा है? ब्यूटी देख रहे हो केमिस्ट्री की, जब चीजें कॉमन सेंस में बैठ जाए तो यूं ही कनेक्ट हो जाती हैं। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। किसको एक्सप्लेन करें बेटा? कैन वी राइट ऑन? जी हाँ बिल्कुल, आप अपने एमसीक्यू पेपर में पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपने एमसीक्यू पेपर में पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आंसर शीट इस तरह, आपको आंसर देने के लिए तो ओएमआर शीट मिलती है, उसमें ऐसे सर्कल बने होते हैं, आपने सही ऑप्शन को शेड करना होता है, तो आपकी आंसर शीट तो इस फॉर्म में होती है। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप उस पर कोई भी वर्किंग कर सकते हैं, लेकिन खुदा के बंदे ये कुछ चवल मार के नहीं आ रहा। मैंने पेपर में देखा है बच्चे क्या करते हैं, बीइंग एन कैम्ब्रिज एग्जामिनर, मैंने बहुत सारी रिस्पॉन्स शीट देखी है, पेपर में दिल बना के आए हुए, पेपर में मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, पेपर में लिखा हुआ है कोई मुश्किल क्वेश्चन आया ना, हाय दिल मेरा तोड़ दिया। ये मैं ही कोई आशिकी मोशकी के थोड़ी हो रहा है भैया, अल्लाह के बंदे, ये कोई लव लेटर लिख रहे हो, ये क्या इस मतलब। और यकीन है ये कौन से बच्चे होते हैं जो दुनिया जहां से फारिग व तहसील होते हैं, क्योंकि जो पढ़कर आया होगा उसको तो टेंशन होगी कि मैं सारा कर लूं। ये इतना टाइम किसके पास है कि दिल बना रहे हैं, दिल में ये बना रहे हैं, और कुछ बच्चे लिख रहे होते हैं मामा पापा आई लव यू अलॉट, प्लीज मुझे डांटिएगा नहीं, ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं पेपर में, साइड में रफर की जगह में पढ़ा किए, तो जाहिर है वो चेक नहीं होगा, चेक तो ओएमआर शीट ही होगी आपकी। बट आप पेंसिल से कुछ भी लिख सकते हैं। पेन से मैं इसलिए नहीं कह रहा लिखने को, क्योंकि पेन से में गंदगी हो जाती है, पेंसिल से लिख के तो आप मिटाया नहीं मिटाया फिर भी गंदा नहीं लगता उतना, पेन पेन से लिख दोगे बजरा, वो वर्किंग गलत हो गई, फिर उसको काट दिया, फिर दूसरी वर्किंग कर रहे हैं, तो समझ ही नहीं आएगा कि एमसीक्यू का पेपर है कि थ्योरी का पेपर दिया तुमने। ठीक है ना? पेंसिल से ना, अरे यार तुम लोग को हर बात पे स्टेप क्यों चाहिए होती है? 2 बार बोल दिया, अब एक बच्चे आगे सर पेंसिल से ना, अब एक आएगा सर क्या पेंसिल से ही ना। ये तुम लोग वो सीआईडी ड्रामा ज्यादा तुम देखते हैं? ये डेड बॉडी पड़ी है, लगता है किसी ने इसका मर्डर कर दिया है। ओह यानी किसी ने इसको मार दिया है? जी जी, यानी इसका कोई कातिल भी है, यानी ये मर गया है। तो भाई ये तो वही वाली बात है, एक बात हो गई सीधी सीधी कि भाई आप कह रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन पेपर रफ टिकिंग कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं फातिमा फैजल, रफ टिकिंग नहीं, पूरे पूरे सर्कल भी बना सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, मेरे ख्याल माय आंसर वाज क्वाइट क्लियर कि आपने अपनी मार्किंग ओएमआर शीट पे करनी होती है, तो इस पर आप अपनी मर्जी, ये इस पर नहीं कि चलो पहले रफ रफ कर देते हैं फिर फेयर फेयर कर देते हैं, इस पर आपकी फाइनल मार्किंग होगी कि भाई ए आंसर है कि सी आंसर है कि डी आंसर है। आप अपने क्वेश्चन पेपर पर जो करना है की करते रहिएगा, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखिए ये चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है, दरमियान में वो क्वेश्चन जो इस किसी और चैप्टर से आ गए, आप उसको मार्क जरूर कर लीजिएगा और मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर ये मुझसे हो नहीं रहा या किसी और चैप्टर का इसलिए नहीं हो रहा। चले जी, ये ग्राफ अभी आपने देखे हैं बेटा, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स 2 रिएक्शंस। अब देखिए क्या किया है, 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया है विद एक्सेस ऑफ 2 मोल ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा जी, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या लिया है देखो, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्या लिया है, पाउडर, और एसिड उतना ही लिया है, बिल्कुल वैसे ही लिया है। कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? बेटा आप कहें सर ये क्या होता है, भाई आपको जानने की जरूरत, दोनों में सेम है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल पर डीएम क्यूब, दोनों में HCl सेम है। यहां पर 10 ग्राम मैग्नीशियम रिबन है और यहाँ 5 ग्राम मैग्नीशियम पाउडर है, पाउडर तेज रिएक्ट करेगा या रिबन?
पाउडर, लेकिन पाउडर क्या है 5 ग्राम है और रिबन कितनी है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम स्लो रिएक्ट करेगा लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा, और 5 ग्राम तेज रिएक्ट करेगा लेकिन प्रोडक्ट कम बनाएगा। ऐसा ही ग्राफ कराया था अभी आखिर में। तो मेरी जान के टोटो बताइए, ये एक्सपेरिमेंट 2 में कंक्लूड करो, एक्सपेरिमेंट 1 की स्पीड ज्यादा होगी या 2 की? एक्सपेरिमेंट 2 की स्पीड ज्यादा होगी लेकिन प्रोडक्ट कम होगा। देखो क्या ए से शुरू करते हैं, ए से शुरू करते हैं, ए और बी में प्रोडक्ट बराबर बन रहा है, यस और नो? ए और बी में प्रोडक्ट बराबर बन रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी ये भी बराबर आ रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब जरा सी और डी में आ जाओ, तो सी और डी में देखें, रिएक्शन 1 में प्रोडक्ट भी ज्यादा बन रहा है, यस और नो, और स्पीड भी ज्यादा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा था, जिसमें रिएक्शन 2 की स्पीड ज्यादा थी और प्रोडक्ट, देखो ग्रेडियंट देख रहे हो भाई, आंसर नजर आएगा खुद से, ग्रेडियंट देखो इसमें स्टीपर है, यस और नो, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो कम बन रहा है लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है। और यहां पर आप देखें ग्रेडियंट क्या है, रिलेटिवली लेस स्टीपर है लेकिन अमाउंट ज्यादा बन रही है, यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? कोई मसला, यस और नो? कोई मसला है भाई? चलो ओके। विच स्टेटमेंट अबाउट कैटलिस्ट, अच्छा इक्विलिब्रियम आ गया, ये इक्विलिब्रियम भी चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन में आ रहा है। इस चैप्टर में ना काफी सारे क्वेश्चन दूसरे चैप्टर के मर्ज हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा यूनिट है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं इसमें सिर्फ स्पीड के क्वेश्चन उठा के करा रहा हूं, जब आप अभी अगला चैप्टर कर लेंगे रिवर्सिबल तो फिर हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। विच ग्राफ रिप्रेजेंट, ये आ गया सवाल, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स हाउ द रेट वेरीज विद टाइम व्हेन एन एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा सवाल है मेरे बच्चे, क्या कह रहा है कि ये ग्राफ, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा कि हाउ स्पीड वेरीज विद टाइम? ये बिल्कुल एक नया ग्राफ आया है, अमाउंट का ग्राफ नहीं है। अभी जो हमने ग्राफ डिस्कस किया वो किसका था, अमाउंट और टाइम का ग्राफ था। रिएक्टेंट की अमाउंट कम होती है और प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ती जाती है। अब मुझे एक बात बताओ जरा सोच के, एवरीबडी प्लीज, दिस इज अ न्यू लर्निंग। मुझे बताओ, जब हम रिएक्टेंट का ग्राफ बनाते हैं, छोड़ो इसको, देख इसको छोड़ देते हैं, यहां बनाते, यहां से, जब हम रिएक्टेंट का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं, यस और नो? और प्रोडक्ट का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं, यस और नो? दोनों केसेस में मुझे सोच के बताना, दोनों केसेस में जैसे जैसे टाइम गुजरता है स्लोप बढ़ रहा है कम होता जा रहा है? वर्टिकलनेस क्या हो रही है, कम होती जा रही है, यस और नो? क्यों? स्लोप क्या बताता है, स्पीड को। तो क्या नजर आता है, हमारे ये ग्राफ हमें क्या सिखाते हैं कि स्पीड बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है? कम। रीजन भी सुनो, रीजन भी, यार पानी तो दे दो यार, अल्लाह के बंदे घंटे घंटे बाद पानी दोगे यार मुझे, अभी मैं क्लास छोड़ के तो पानी लेने आ नहीं सकता। वो जुल्करनैन भी पता नहीं क्लास के टाइम में कहां मर जाता है, इतनी देर से वो, अब तो फूक भी गाढ़ा हो गया मेरे मुंह में। जब चारो बस टीचर मर जाए आपका है, टीचर लेट जाए, आप आओ यहाँ जनाजा इन्ना लिल्लाही की सनाएं लग रही हो। शुक्रिया। हाँ भाई, बेटा लॉजिक भी समझना, लॉजिक के साथ समझाऊंगा, एवरीबॉडी सुनना। ये वाले ग्राफ आपने देखे में, यस और नो? इस ग्राफ में क्या नजर आता है, रिएक्टेंट भी कम होता जाता है, प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ठीक हो गया। और स्लोप क्या बताता है, स्पीड। क्या दिखता है बेटा इन ग्राफ में कि जैसे जैसे आपका टाइम गुजर रहा है स्लोप लेस स्टीपर होता जाता है, यानी स्पीड क्या होती जाती है बेटा, बोलो? स्पीड क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, यस और नो? मेरा बच्चा, मेरा रोनाल, ऐसा क्यों होता है भाई? जब रिएक्शन शुरू करते हो तो पार्टिकल ज्यादा होंगे या कम? बोलो बोलो बोलो, रिएक्शन जब शुरू करोगे तो पार्टिकल ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा। तो कोलिजन्स भी ज्यादा, जब कोलिजन ज्यादा होंगे तो स्पीड भी ज्यादा होगी, यस और नो? और जब आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जाएगा, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, कोलिजन भी कम होते जाएंगे, स्पीड भी कम होती जाएगी। दोबारा समझो बेटा, वैसे तो इस ग्राफ से भी ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कि स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो इसलिए स्पीड क्या होती है, कम। लेकिन लॉजिक भी समझो कि जब शुरू में रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं, तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे, स्पीड भी ज्यादा होगी। और जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे, कम, तो बेटा कोलिजन भी क्या होंगे, कम, स्पीड भी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब है विद टाइम, मुझे बताओ स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, रेट बढ़ेगा या कम होगा? और कम होते 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 क्या होगा, शुरू में ज्यादा होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा।
तो मेरे बच्चे क्या ये आंसर हो सकता है? इसमें तो रेट क्या हो रहा है, बेटा बोलो ना, रेट क्या हो रहा है इसमें? बढ़ रहा है। क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें भी रेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यस और नो? अगर इस वाले को देखो तो क्या ये आंसर हो सकता है? नो, क्योंकि इसमें रेट स्ट्रेट अवे नीचे आ रहा है, जबकि शुरू में स्पीड ज्यादा होती है, बाद में कम होती है। इसका मतलब द ओनली पॉसिबल आंसर इज, शुरू में देखो ज्यादा है, फिर कम होते होते जीरो हो गई। यस और नो गाइस एंड गर्ल्स? यस और नो बेटा? हमने क्या कहा कि आपका जब शुरू में रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो कोलिजन भी, अरे बोलो, कोलिजन भी ज्यादा होता है, इसलिए स्पीड ज्यादा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते फिर जीरो हो जाती है। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, पप्पू सवाल। आमतौर पे जब इस तरह के पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो कहने को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनसे दो जुमले ट्रांसलेट नहीं हो रहे होते, वो साइकोलॉजिकली बोलते हैं यार ये क्वेश्चन मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको नजर आया कि 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं। ठीक है, पैनिक हो जाता है। बिल्कुल, एग्जाम ना गेम टेम्परामेंट की है। हम क्या कहते हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में पाकिस्तान की औकात कभी भी क्यों नहीं होती जीतने की? टेम्परामेंट ही नहीं है बड़े मैच को खेलने का। तो टेम्परामेंट की गेम है। प्रेशर सिचुएशन में कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। व्हाई मिस्टर धोनी इज मिस्टर धोनी? बिकॉज ही इज अ कैप्टन कूल। व्हाई रिकी पॉन्टिंग वाज रिकी पॉन्टिंग? बिकॉज ही वाज अ कैप्टन कूल। जो लोग कूल और कंपोज रहते हैं ना मुश्किल हालात में, वो फिर झंडे गाड़ के आते हैं। और जो पैनिक कर जाते हैं, और इस मामले में गर्ल्स को भी कहता हूं, गर्ल्स इतना पढ़ेंगी, दिन रात एक करके पढ़ेंगी, पेपर जरा सा ऐसा आ गया, हाथ पांव कांप रहे हैं, बिल्कुल हाथ हिल रहे हैं, पसीना छूट रहा है। तो पूरे साल की मेहनत। मेरे टीचर कहा करते थे कि 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा सिर्फ खेल कूद में लगा रहे, पढ़ाई को बिल्कुल वैल्यू ना दे, मैं कहते हैं मुझे वो अच्छा लगता है। जो बहुत ज्यादा पढ़ता रहे, हर वक्त कुछ भी ना करे, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई बात ना करे, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये जो बच्चा होता है ना, कि जो पढ़ भी लेता है फिर कभी खेल भी लेता है, कहते हैं ये मुझे जहर लगता है। उसी रीजन ये देते थे कि जो सिर्फ खेल रहा है, कम से कम खेल को तो एंजॉय किया उसने, बाद में जूते खा लेगा अपनी अम्मा अब्बा से। जो सिर्फ पढ़ रहा है, कम से कम उसने पढ़कर कुछ अच्छा तो अचीव कर लिया। लेकिन ये जो कभी पढ़ रहा है, कभी टेस्ट आ रहा है तो पढ़ रहा है, फिर खेल में लग जा रहा है, कभी बच्चियों में लग जा रहा है, कभी गेमिंग में लग जा रहा है, तो ना ये बेगैरत सही से पढ़ पा रहा है और ना ही ये सही से खेल पा रहा है। तो किसी एक तरफ हो जा भाई। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी यही मसला होता है कि अब क्लास में आ गए, सब जोश में है, कभी यूं चल रहे हैं, कभी अभी क्लास में हाँ हाँ हूं कर लिया, अब यहाँ से भागे गए नीचे, फिर सारा ही भूल गए। घर पे वर्कशीट भी करनी है, हाँ जिस दिन डेडलाइन होगी फिर मुझे मैसेज करेंगे सर रात भर जाग के वर्कशीट की है। वो गधे क्यों की है रात भर जाग के वर्कशीट? आपको एक हफ्ता मिला था काम करने के, तब क्यों नहीं किया आपने? चलो बैक टू डिस्कशन। इन एन एक्सपेरिमेंट, ओके, तो ये साइकोलॉजिकल गेम है। इन एन एक्सपेरिमेंट वन, सवाल देखना बेटा, एन एक्सेस ऑफ फाइनली, बोलो मेजर वर्ड पकड़ो ना, एक्सेस ऑफ फाइनली पाउडर्ड मार्बल इज एडेड टू 20 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट एसिड। इंपॉर्टेंट बात पकड़ने के लिए है कि पाउडर डाला है। ठीक है जी? अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट टू कैरीड आउट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सपेरिमेंट टू भी सेम कंडीशन भी किया है, किसके? टेम्परेचर भी सेम रखा है, प्रेशर भी सेम रखा है। एक्सेस ऑफ मार्बल चिप्स इज एडेड। पहले में क्या डाला था, अब क्या डाला है? चिप्स ऑफ डाइल्यूट एडेड टू 20 cm क्यूब। पहले भी देखो 20 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट एसिड था, अभी भी 20 cm क्यूब एसिड है, अंडर सेम कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों वाली बात है। मेरे बच्चे किसका रिएक्शन तेज होगा जल्दी बताओ? पाउडर का रिएक्शन तेज होगा, यस और नो? एक्सपेरिमेंट वन तेज हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट वन टू तेज हुआ होगा? एक्सपेरिमेंट वन की स्पीड बोलो ज्यादा होगी पाउडर होने की वजह से, और एक्सपेरिमेंट टू की स्पीड क्या होगी? कम। अच्छा मुझे बताओ, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, यानी सेम अमाउंट बनेगी या डिफरेंट अमाउंट बनेगी? सेम अमाउंट बनेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में सारी चीजें सेम है, सिर्फ स्पीड का फर्क आएगा। अगर वो जैसे पहले सवाल में था कि वो कहता एक 4 ग्राम है और एक 2 ग्राम है, तो फिर आपका अमाउंट में फर्क आता। यस और नो बेटा? तो अब इसका मतलब है कि जो हमारा सवाल क्या है, द टोटल वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ आर डिटरमाइंड एट इंटरवल एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। अब कहता है इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है उसके ग्राफ बनाए हुए, एक्स वाई जी 3 ग्राफ बनाए हुए। अब वो बोल रहे हैं बताओ कौन से एक्सपेरिमेंट, कौन से कर्व जो है एक्सपेरिमेंट वन और टू से आए होंगे। पहले तो ये फैसला कर लो कि एक्सपेरिमेंट वन और टू के अंदर अमाउंट सेम बनेगी या डिफरेंट बनेगी? सेम। तो जी वाला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट। यस और नो? जी वाला ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जी का अमाउंट क्या है? डिफरेंट है। अब ऑप्शन रह गया एक्स और वाई वाला। अब फैसला करना है कि एक्स वाला वन है या वाई वाला वन है, किसकी स्पीड ज्यादा है?
किसकी स्पीड ज्यादा है? एक्स की। तो इसका मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बहुत मुश्किल है भाई, क्या ख्याल है? एक्सपेरिमेंट 1 का ग्रेडियंट ज्यादा था तो वो एक्स हो गया और दूसरा वाला क्या हो गया 2। तो एक्सपेरिमेंट 1 क्या होगा? एक्स, और एक्सपेरिमेंट 2 क्या होगा? वाई। इज दिस क्लियर? इज दिस? दोबारा देख लो, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। पहले ये बताओ, दोनों एक्सपेरिमेंट में फर्क क्या है, समझ में आया? मैं दोबारा समझा रहा हूँ, एक बच्चे को नहीं आया तो दोबारा समझा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट 1 में फाइनली पाउडर मार्बल यूज हुआ है, बाकी सब सेम है। 20 cm क्यूब यहाँ भी है, 20 cm क्यूब यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ सेम रखा है। सिर्फ क्या फर्क है? पाउडर लिया है और यहाँ पर चिप्स लिए। तो किसमें फर्क आएगा? सिर्फ स्पीड पे फर्क आएगा, यस और नो? किस पे आएगा फर्क बेटा? स्पीड पर फर्क आएगा। तो यहां देखो ना, जी वाले में तो अमाउंट में भी फर्क आ रहा है ना, जी में अमाउंट कम है ना, तो इसलिए जी तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता था, क्योंकि यहां पर एक्स और वाई की अमाउंट सेम होगी, स्पीड चेंज होगी। अब एक्स की स्पीड ज्यादा होगी कि वाई की? पाउडर की। तो वो कौन है? एक्सपेरिमेंट 1 है ना, तो एक्स की स्पीड आपको नजर आ रहा है ज्यादा है, ग्रेडियंट स्टीपर है, इसलिए ये 1 है और ये 2 है, और ये कॉम्बिनेशन कहां पर बैठ रहा है बेटा? यहाँ पर। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? बेटा आपस में बातें बंद करो। क्लियर है बच्चे? ओ क्या बेहतरीन सवाल, खूबसूरत सवाल। चलिए एक और सवाल आ गया, बड़ा अच्छा सा देखें बेटा। कॉमन सेंस वालों के लिए आसान है ये, बाकियों के लिए मुश्किल है। विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैटालिटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड? सवाल गौर से पढ़ो, कौन सा ग्राफ है जो क्या दिखा रहा है? 1 मोल ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकॉम्पोजिशन। देखो इक्वेशन दी हुई है उसने, ये कंपाउंड है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इक्वेशन में क्या नजर आ रहा है बेटा? कितने मोल्स है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के? इक्वेशन में कितने कितने मोल्स नजर आ रहे हैं बेटा? 2 मोल्स हैं। और 2 मोल से ऑक्सीजन कितनी बन रही है बेटा? उधर देखो ना, मेरी स्क्रीन में थोड़ी। 2 मोल्स H2O2 से O2 कितनी बन रही है एवरीबॉडी? 2 मोल्स H2O2 से इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो उसने दी हुई है, कितने O2 बन रही है बेटा? 1। 2 मोल्स H2O2 से 1 मोल O2 बन रही है, सबको नजर आ रहा है? ठीक है जी। अब उसने सवाल में क्या पूछा हुआ है कि हमने कौन सा ग्राफ ढूंढना है जिसमें डिकम्पोजिशन हो रही हो किसकी? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। किसकी डिकम्पोजिशन हो रही हो? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। अब मेरे बच्चे देखते हैं ग्राफ क्या दिया उसने। ग्राफ में क्या दिखाया है उसने? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट था क्या प्रोडक्ट था? ऑक्सीजन रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? यहाँ पर प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा बनता है क्या? ऐसा बनता है क्या? इसका मतलब आंसर या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। दोबारा से देखो, दोबारा से देखो एवरीबॉडी। आपको सवाल फिर समझा देता हूं, क्योंकि फिर वही है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन का मसला है। सवाल क्या था? विच ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू दी कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। और एक इक्वेशन साथ में दी हुई थी। इक्वेशन में क्या दिखाया जा रहा है कि 2 मोल्स जब H2O2 के टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें एक वाटर बन, 2 वाटर बन रहे हैं और एक, बोलो भाई, ऑक्सीजन बन रहा है। ये इक्वेशन में दिख रहा है, यस और नो? ठीक हो गया। अब मुझे ग्राफ में उसने क्या दिया था? वाई एक्सिस पे उसने क्या दिए? ऑक्सीजन दिया हुआ है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिया हुआ है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है? प्रोडक्ट। तो ये हमारा ग्राफ रिएक्टेंट वाला है या प्रोडक्ट वाला है? तो प्रोडक्ट वाला ग्राफ ऐसे तो ऊपर नहीं जाता, ऐसे ही नीचे भी नहीं आता, वो ऐसे ही करके ऊपर जाता है ना, यूं करके। तो ये वाला ट्रेंड या तो यहां पर फॉलो हो रहा है या यहां पर फॉलो हो रहा है, यस और नो? अब कौन सा आंसर ठीक होगा दोनों में से? बहुत आसान है बेटा, जब 2 मोल्स डिकम्पोज होते हैं तो 1 मोल बन रहा था O2। तो मुझे बताओ, जब 1 मोल डिकम्पोज होगा तो कितने O2 बनेंगे? इक्वेशन क्या दिखा रही है बेटा, बोलो। जब 2 मोल्स डिकम्पोज हो रहे थे H2O2 के, बोलो बेटा, तो कितने बन रहे थे? 1 मोल O2 बन रहा था। दिख रहा है इक्वेशन में? O2 कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। लेकिन अब जब सवाल में पूछा गया था कि 1 मोल डिकम्पोज होगा तो O2 कितना बनेगा? हाफ बनेगा। तो हाफ वाला कोई आंसर है? बिल्कुल है। कौन सा आंसर है बेटा? अबे डी में कहा है? ओ एक है। क्या देख रहे हैं? डी में देखें कितने मोल्स बन रहे हैं ऑक्सीजन के? हाफ मोल बन रहे हैं। ए में तो 1 मोल बन रहा है बेटा। ए में कितना बन रहा है? 1 मोल। दोबारा समझिए, फिर समझा देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया। कि देखिए इक्वेशन में उसने दिखाया था कि 2 मोल्स ऑफ O2 से 1 मोल O2 बनता है। लेकिन सवाल में क्या पूछा था कि आपको किसके लिए बताना है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के लिए बताना है। तो जब 2 मोल से 1 मोल बन रहे हैं तो 1 से कितने बनेंगे? हाफ। तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट नहीं है, ये वाला आंसर करेक्ट है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह।
चले, मुझे ही मजा आता है बस कराने में, लगता है तुम लोग। अच्छा ये देखे लग रहे हैं क्वेश्चन क्या? क्या ये क्वेश्चन देखे हुए लग रहे हैं बच्चों? कहाँ, कौन से चैप्टर के हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन है। यूं करके पिक कर सकते हो अगर ढंग से किया होगा तो। ये तो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। चलो ये लास्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन देख लें, उसके बाद जो वर्कशीट आएगी उसमें तकरीबन 50-60 सवाल होंगे थ्योरी के, ओ एमसीक्यू के, और 10-15 सवाल होंगे थ्योरी के। 4-5 दिन का वक्त मिलेगा आपको सबमिट करने के लिए। चले जी क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन द ग्राफ कर्व वन, तवज्जो, इन द ग्राफ कर्व वन was obtained by observing decomposition of 100 cm cube of 1 mole per dm cube hydrogen peroxide। क्या कहा? जो ग्राफ वन, कर्व वन दिखाया हुआ है, कर्व वन, कर्व वन को गौर से देखो। कहता है कर्व वन कब मिला है हमें? जब हमने 100 सीएम क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब क्या यूज किया है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज किया है। और इसमें कैटलिस्ट कौन यूज हुआ है? मैग्नीज फोर ऑक्साइड। अब ये नए नए नाम सुन के ना बच्चा लेट जाता है, बोलता है ये क्या हो गया? अरे भाई उसके ताल्लुक नहीं है, आप समझो सवाल में वो पूछ क्या रहा है। कंपाउंड के नाम से क्या फर्क पड़ता है? तो आपको उसने कहा है कि भाई ये कर्व वन है, कर्व वन को देख लो, कर्व वन का रेट ज्यादा है टू से या कम है बेटा? जल्दी से बताओ, स्पीड ज्यादा है कम है? कर्व वन की स्पीड, कर्व वन की स्पीड क्या है? यहां आपको नजर आ रहा है कि स्पीड कर्व वन की ज्यादा है और कर्व टू की डेफिनेटली स्पीड क्या है? कम है ना? ये तो बात क्लियर है वाजे तौर पर। चलो अब सवाल देखते हैं। विच ऑल्टरेशन टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कंडीशन वुड प्रोड्यूस कर्व टू? कर्व वन में क्या चेंज कर दें कि कर्व टू बन जाए? क्या मतलब? कर्व वन में ऐसा क्या करें कि स्पीड क्या हो जाए? कम हो जाए। भाई देखो क्या फैसला किया आपने, कर्व वन में स्पीड ज्यादा है, कर्व टू में स्पीड कम है। तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि कर्व वन में ऐसा क्या करें कि उससे स्पीड क्या हो जाए बेटा? बोलो, डिक्रीज हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा स्पीड डिक्रीज करने वाला फैक्टर मेरे ख्याल में नजर आ रहा है, अगर आप अंधे नहीं है तो। कौन सा फैक्टर है जिससे स्पीड डिक्रीज होगी बेटा? हाँ, किससे स्पीड डिक्रीज होगी? अच्छा, कैटलिस्ट डालने से क्या स्पीड, सॉरी यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट से क्या स्पीड डिक्रीज होती है? नो। यूजिंग लेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेस मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? वही कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट से तो लेस या मोर का नहीं होता, कैटलिस्ट तो एक फिक्स अमाउंट में यूज होता है और वो अपना काम करता है। एडिंग सम 0.1 मोल पर 0.1 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर मैं इसमें अमाउंट ऐड कर दूंगा तो स्पीड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अमाउंट ऐड करने से स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ले दे के कहां मरोगे? जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या स्पीड कम हो जाती है या नहीं? बोलो, टेम्परेचर डिक्रीज करने से स्पीड कम हो जाती है या नहीं? हो जाती है। इज दिस क्लियर? भाई वन और टू में जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था? कि टू की स्पीड बहुत कम थी, वन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा क्या किया कि स्पीड डिक्रीज हो गई? तो इस पॉसिबल सिनेरियो में क्या करने से स्पीड डिक्रीज होना बनती है बेटा? बोलो, टेम्परेचर को कम करना। इज दिस क्लियर? अच्छा देखो, अब बिल्कुल उमेमा कह रही है सर एक्सपेरिमेंट टू का प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा है। देखो ये थोड़ा बहुत वेरिएशन ना हम इग्नोर कर देते हैं, आपने नोटिस नहीं किया? थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही जाता है जब कंडीशन चेंज करते हैं। आप देखें जहां पर वेरिएशन नहीं आता ना वहां बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनता था। जहां पर पहले आपने देखा, देखें ये बिल्कुल इस तरह ग्राफ बनता है। लेकिन जब अलग अलग कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, जब अलग अलग कैटलिस्ट डाल रहे होते हैं, तो फिर इस ग्राफ में वेरिएशन में थोड़ा सा चेंज जरूर आ जाता है। आपको जो मेजर चेंज है उस पर फोकस करना है कि मेजर चेंज स्पीड के अंदर आ रहा है। स्पीड, एक स्पीड बहुत ज्यादा थी पहले और अब बहुत कम हो गई है, तो वो मेजर चेंज हमें एनर्जी से मिलेगा। ठीक है, बस ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, अल्लाह का करम है, एहसान है। अब हेडिंग बनाए नेक्स्ट चैप्टर की मेरे बच्चे। बेटा युवराज कह रहे हैं सर कैटलिस्ट कम करने से क्यों नहीं हुआ? तो युवराज मैं तुमसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं, इसका मतलब है कैटलिस्ट बढ़ा दूंगा तो स्पीड क्या और कम हो जाएगी? भाई कैटलिस्ट तो एक एजेंट होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आता है। ये थोड़ी होता है कि मैं कम कैटलिस्ट डालूंगा तो डिस्काउंट कम मिलेगा, ज्यादा कैटलिस्ट डालूंगा तो डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। ऐसा तो फिर कैटलिस्ट ही डाल दें, सारा डिस्काउंट ले लें। तो ये नहीं होता बेटा। ठीक है, हेडिंग बनाओ बेटा नेक्स्ट चैप्टर की अल्लाह का नाम लेकर, रिवर्सिबल रिएक्शंस।